सृष्टि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। सृष्टि, अब ये भी साफ हो रहा है, तस्वीर ये भी साफ हुई है कि 1 साल का समय है। 1 साल में अगर चीजें फ्रेम नहीं हो पाती हैं तो उसके बाद इनके पास फिर वो राइट होगा कि जाकर जमानत के लिए अपनी अर्जी दे सकें। जी बिल्कुल, इस मामले में हमने देखा है पिछले कुछ सालों से एक बड़ा आर्ग्यूमेंट जो बार बार लाया गया है। अगर हम इस मामले में जितनी भी डिबेट और डिस्कशंस हमने होती हुई देखी है ऑन ग्राउंड या फिर सोशल मीडिया पे, वो ये रहा है कि बहुत सालों से ये जो आरोपी हैं सारे इस मामले में जेल के पीछे बंद हैं, इन्हें बेल मिलना चाहिए। क्या इन्वेस्टिगेशन इतने लंबे टाइम तक चलती रहेगी? यहाँ तक कि इन ही आरोपियों के वकील ने भी कोर्ट के सामने कहा था कि 2020 में इनमें से ज्यादातर लोग 2020 में अरेस्ट किए गए थे और 2024 में 2024 में इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफिशियल तौर पर बंद खत्म बताई गई थी। इन सारे सालों के बीच में काफी बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की गई हैं और इन अक्यूज के वकीलों के हिसाब से ये टैक्टिक थी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डीले करने की। अगर हम आज का ऑर्डर देखें तो कोर्ट ने इस एस्पेक्ट से बिल्कुल डील करते हुए ये कहा है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन लेट एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन में जो है वो डिले है टू मेक श्योर करने के लिए कि ये जो दो आरोपी हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिन्हें बेल इस मामले में नहीं दी गई है, वो काफी लंबे समय तक जेल में ना रहें। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि 1 साल या तो 1 साल अगले ऑर्डर से 1 साल के समय में या फिर इस मामले के जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनके एग्जामिनेशन तक, इनमें से जो भी पहले होता है, इन दोनों के पास मौका होगा, लिबर्टी होगी कि ये फिर से जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसमें बेल याचिका दायर कर पाए। इस केस में दिल्ली पुलिस ने बार बार सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि काफी विटनेसेस इस मामले में प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, जो वहां पे आई विटनेसेस थे, जो वहां पे मौजूद थे, जो कि प्रोटेक्टेड विटनेसेस है, जिनका एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं है। दिल्ली पुलिस का उनसे सवाल करना अभी भी बाकी है। तो जब तक वो नहीं होता, किसी भी आरोपी को बेल पे बाहर आना ट्रायल के लिए हार्मफुल हो सकता है। उस चीज का ध्यान रखते हुए आज कोर्ट ने कहा है कि जो लोग अभी जिन्हें बेल आज नहीं दी जा रही है, वो भी या तो 1 साल के बाद या फिर जब ये प्रोटेक्टेड विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो जाता है, इनमें से जो भी पहले होगा, ये फिर से अपनी बेल याचिका दायर कर सकते हैं। तो कम से कम 1 साल का समय यहाँ पे अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बिल्कुल अभी लग रहा है कि जेल के पीछे बिताना होगा। जो बाकी 5 आरोपी हैं, कोर्ट ने कहा है कि उनका जेल में रहना अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है, इसीलिए उन्हें बेल इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ दी गई है। कोर्ट ने आज बहुत ही क्लियर तरीके से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है 2 एस्पेक्ट्स में। पहला, लिबर्टी, एक इंसान का जो राइट टू लिबर्टी होता है हमारा आर्टिकल 21 के अंडर, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, जो दिल्ली पुलिस बार बार कह रही थी कि जो आरोप इन लोगों के खिलाफ हैं वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि ये जो रायट्स प्लान किए गए थे, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं थी दिल्ली पुलिस के हिसाब से, कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग सड़क पे उतरे थे। दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये एक प्लान वायलेंट प्रोटेस्ट थी। शुरू से ही इन लोगों की मंशा यही थी कि सड़क पे उतरे, एक जो है वायलेंस हो, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि हमने देखा था हियरिंग के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सीसीटीवी फुटेज उस वक्त दिल्ली दंगों की कोर्ट के सामने प्ले की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से लोग लाठियां इकट्ठा कर रहे हैं, बॉम्ब इकट्ठा कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरेज को बंद कर रहे थे, तोड़ रहे थे। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिशियल रतन लाल भी, जिनका देहांत उस रायट्स के ड्यूरिंग हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को दिखाई थी, ये शो करने के लिए कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं थी। उमर खालिद, शर्जील इमाम की स्पीचेस कोर्ट के सामने प्ले की गई थी, यही शो करने के लिए कि क्या ऐसे स्टेटमेंट्स जो उमर खालिद और शर्जील इमाम ने अपनी स्पीच में दिए थे, क्या ऐसे स्टेटमेंट्स वो इंसान लौटेंगे आपके पास। संजय, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संजय, जो अदर अक्यूज्ड हैं जिन्हें बेल मिली है, कौन सी वो शर्तें उन पर लगाई गई हैं, सशर्त उन्हें बेल दी गई है? उनके अभी डिटेल ऑर्डर आएगा जिसमें उनके प्रति जो शर्तें लगाई गई हैं उनकी जमानत के लिए, वो अभी कोर्ट ने प्रोनाउंस तो नहीं की हैं। ऐसा भी हो सकता है कि निचली अदालत को ये आदेश दिया जाए कि वो समुचित शर्तें लगाकर उनकी रिहाई के लिए ऑर्डर जारी कर सकती हैं। चूंकि वो जो चालान यहाँ से जाएगा वो निचली अदालत से ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं,
और जो भी ऑर्डर होता है उसको आगे शर्तें तय करना। हो सकता है डिटेल ऑर्डर में कुछ शर्तें हों। निचली अदालत पर यह नियम रहता है कि निचली अदालत चाहे तो उन्हीं शर्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं उन्हीं शर्तों के आधार पर उसे जमानत दे दे, या अपनी तरफ से कुछ और चीजें भी ऐड कर सकती हैं। निचली अदालत के पास ये पूरे अधिकार होते हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर में क्या क्या शर्तें बताई गई हैं। हालांकि शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनके बारे में तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये तब तक जेल में रहेंगे जब तक ये जो संरक्षित गवाह हैं, जो सुरक्षा जिनको मिली हुई है, उनकी गवाहियां पूरी नहीं हो जाएं, उनका एग्जामिनेशन पूछताछ पूरी ना हो जाए, उनके बयान पूरी तरह से दर्ज ना हो जाएं और प्रक्रिया आगे ना बढ़ जाए। निचली अदालत को ये ताकीद की है सुप्रीम कोर्ट ने, 1 साल के अंदर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो लंबित कार्रवाई है गवाहों के बयान दर्ज करने की, उसे पूरा कर लिया जाए। अगर तब तक भी ये गवाहियां पूरी नहीं होती हैं तो शर्जील इमाम और उमर खालिद इस बात के इंटाइटल्ड हैं, उनको अधिकार होगा कि निचली अदालत में एक बार फिर जमानत की अर्जी दाखिल करें, यानी 2027 में ही जाकर अब वो अगली अर्जी दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक। तो ऐसे में कोर्ट ने दोनों तरफ ये मर्यादा की लकीर खींची है, जिसमें निचली अदालत को ये कहा कि वो साल भर में सारी प्रक्रिया पूरी करे, और इनको ये कहा है कि आप साल भर बाद अगर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है आप जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। निचली अदालत को ये भी कहा कि जब ये अर्जी लगाएंगे 1 साल बाद, उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उस पर कोई असर नहीं होगा, अदालतें मेरिट के आधार पर उस मामले में सुनवाई कर सकती हैं। बाकी इन तमाम लोगों को कोर्ट ने इस चीज़ का फ़ायदा दिया है कि इनके डायरेक्ट जो आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, आरोप पत्र में इन सारे लोगों को इस पूरी घटना में मददगार बताया गया है। ये बताया गया है कि इन्होंने इन लोगों को आतंकी गतिविधियों का सामान मुहैया कराने में, अब ये भी हो सकता है कि लाठी डंडे गुलेल पत्थर और वो बॉटल बम ये सारे मुहैया कराने के लिए मदद की हो, या उनको भागने में मदद की हो, उनको छिपने में मदद की हो और चीज़ें मुहैया कराने में मदद की हो। तो उन तमाम लोगों को, चूंकि वो मददगार थे इस पूरे मामले में, उनका डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हाथ था, तो अब कितना हाथ था, कैसा था, ये तो लोअर कोर्ट तय करेगी। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया है कि लोअर कोर्ट इस मामले में जब मुकदमा चलेगा, मुकदमे में तय होगा किसका कितना हाथ है, उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल चूंकि ये डायरेक्ट इनका हाथ नहीं है, लिहाजा इनको अभी राहत दी जा सकती है। लेकिन जिनके डायरेक्ट हाथ हैं, जिनके इस पूरी आतंकवादी घटना और आतंकी घटना की नई परिभाषा भी तय की है कोर्ट ने, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने इनके साथ सख्ती बरती है और उन 5 लोगों को राहत दी है। ठीक है, सृष्टि भी हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, क्योंकि कोर्ट में वो सारे सबूत के आधार पर, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, तमाम सारी जानकारियां वहां पे रखी गई, सर उसको डिटेल में बताइए कि क्या क्या ऐसी दलीलें, क्या क्या ऐसे सबूत रखे गए जिसके आधार पर जमानत नहीं मिली। जी, ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली पुलिस ने, जहां तक कि दिल्ली राइट्स केस कंसर्न है, स्पेशली लार्जर कॉन्स्पिरेसी वाले मामले में, अपना केस अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कोर्ट्स के सामने रखा है। डिटेल्ड एविडेंस में हम क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकल एविडेंस, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, ये सब कुछ कोर्ट के सामने रखी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ओपन हियरिंग में हमने उन्हें उमर खालिद, शर्जील इमाम की स्पीचेस को भी प्ले करते हुए देखा था। उमर खालिद की टुकड़े टुकड़े वाली स्पीच हो या फिर शर्जील इमाम की चिकन नेक स्पीच हो, सारे स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने प्ले किए गए थे और ये बताते हुए, ये सवाल पूछते हुए कि क्या इस तरीके के स्टेटमेंट्स कोई ऐसा इंसान देगा जो सीएए के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहा हो। एक सवाल जो दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट के सामने रखा था वो ये था कि अगर ये स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं तो क्या आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट चाह रहे हैं या फिर आप एक वायलेंट प्रोटेस्ट चाह रहे हैं, दो कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के। दिल्ली पुलिस का शुरू से केस यही रहा है कि एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी इस मामले में की गई थी। कॉन्स्पिरेसी इस चीज के लिए थी कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट, राइट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें वायलेंस हो, लोगों और जो हमारी स्टेट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचे, और एजेंडा इसके इस केस में आरोपी खालिद के पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, कंसर्न ये है कि कुछ भी जो भी कहना चाहते हैं वही कह दीजिए। कुछ नहीं कहना है, जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत है। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए,
तो फिलहाल काफी उम्मीद के साथ उनका पूरा परिवार, खासतौर पर उमर खालिद, शर्जील इमाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली है। हमारे साथ सृष्टि, हमारे सहयोगी और संजय भी लगातार मौजूद है। संजय, काफी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, अब जिस तरह से स्पष्ट हो गया है कि 1 साल तक तो लगभग अब जेल में रहना ही होगा, उसके बाद वापस से रास्ते खुलेंगे, फिर अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं वो जमानत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीदें तो सारे लोगों की थी। सुनवाई में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, उसे देखते हुए भी लग रहा था कि इन लोगों को शायद कोर्ट रवैया कोर्ट का जो सवाल जवाब थे उसको देखते हुए पूरे परिवार को और जो बचाव पक्ष था उनके वकीलों को भी काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार हमने इतनी तगड़ी दलीलें दी हैं और इतनी तगड़ी बहस की है कि इस बार तो राहत मिलेगी मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक सिद्धांत हैं, उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि सबको एक तराजू पर नहीं रख सकते हैं। जिसकी जितनी अपराध की गंभीरता है, अपराध में संलिप्तता है, अपराध में जिसकी भूमिका जितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से उनको उन पर सख्ती और रहमी बरती जाएगी। यही वजह है कि कोर्ट ने जिन लोगों की डायरेक्ट भूमिका थी उन सारे लोगों को बिल्कुल रत्ती भर भी उनके साथ मुरव्वत नहीं की, लेकिन जिनको थोड़ी सी भी गुंजाइश थी कोर्ट ने उनको राहत दी है। और ट्रायल कोर्ट को ये पूरा अधिकार है ही कि वो ट्रायल चलाए, लेकिन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये भी हिदायत दी है कि साल भर के अंदर जितनी गवाहियां हैं, गवाहों की गवाहियां पूरी कर दी जाएं, ताकि जो ट्रायल है वो आगे बढ़ सके। और ट्रायल आगे बढ़ने के साथ ही फिर इन लोगों के राहत का रास्ता खुल जाएगा। तो एक बार फिर कोर्ट ने कहा कि आप लोअर कोर्ट में जाएं। अगर लोअर कोर्ट में उनको 1 साल बाद भी राहत नहीं मिलती है, फिर वो हाई कोर्ट आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि पूरा साल ही निकल जाए। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, दंगे के मुख्य आरोपी शर्जील इमाम और साथ ही उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपसे कुछ ही देर पहले आया, जिसमें उन्होंने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल कोर्ट ने यह माना है कि ये दोनों गंभीर कैटेगरी के अपराध में श्रेणी में आते हैं, जिसमें इन्होंने दंगा भड़काया था और सीधे तौर पर ये इसमें इन्वॉल्व थे।